नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वनी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द वृतांत पर। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक मुद्दा काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। अगर आप न्यूज़ में थोड़ी सी भी रुचि रखते हैं तो आपको पता ही होगा कि यूक्रेन और रशिया का मुद्दा अभी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। आप अपने मोबाइल पर या फिर न्यूज़ चैनल पर ज़रूर बार बार देख रहे होंगे। कोई न्यूज़ चैनल तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जता रहा है तो कोई परमाणु बम की। लेकिन क्या आपको पता है इस सारे विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? अगर नहीं तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हमें काल चक्र में थोड़ा वापस जाना पड़ेगा। और इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, कुछ वीडियो क्लिप्स हैं जो हम आपके लिए लेके आए हैं, उसे ज़रूर देखें। They were killed while they slept. 2 rockets, which hit these military barracks with devastating accuracy. तो दोस्तों, पूरी वीडियो शुरू करने से पहले इस पूरे विवाद के कुछ मुख्य तथ्य हैं जिन्हें समझना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, कोई भी झगड़ा या विवाद हो, उसके पीछे कुछ ना कुछ छोटा सा कारण ज़रूर होता है। ऐसा ही एक कारण है रशिया और यूक्रेन में हो रहे युद्ध के पीछे। इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई 1944 और 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब पूरी दुनिया में 2 पावर के केंद्र बने। एक यूएसए ग्रुप, दूसरा रशिया ग्रुप। रशिया ग्रुप उस समय यूएसएसआर यानी सोवियत संघ था, जो रशिया के आसपास के अनेक देशों से मिलकर बना था। जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद रशिया और अमेरिका में एक कोल्ड वॉर छिड़ गया। यह कोल्ड वॉर काफ़ी लंबे समय तक चला। इसकी शुरुआत 1945 से हुई और ये समाप्त 1991 में जाकर हुआ। अमेरिका चाहता था उसका वर्चस्व पूरी दुनिया में बना रहे। इसी बीच अमेरिका ने अन्य देशों के साथ मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया नाटो। 1949 में नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन संगठन बनकर तैयार हुआ, जिसका मुख्यालय अभी ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। अब बात अगर नाटो की आई है तो थोड़ा इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। नाटो से तात्पर्य था कि नाटो में शामिल होने वाले कोई भी देश पर या तो कोई दूसरा देश आक्रमण करता है तो इसमें शामिल होने वाले सभी देशों को उस युद्ध में भाग लेना ही होगा। नाटो संगठन तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन कोल्ड वॉर अभी भी जारी था। कोल्ड वॉर में अमेरिका और रूस के बीच में एक भी गोली नहीं चली, लेकिन इसकी चपेट में और देशों को आना पड़ा। कोल्ड वॉर समाप्ति की ओर 1991 में पहुंचा, जब यूएसएसआर टूटकर 15 देशों में बट गया, जिसमें सोवियत रूस, यूक्रेन, बेलारूस, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, लातविया और अन्य देश भी शामिल थे। इन 15 देशों में सबसे ताकतवर देश था रूस और दूसरा सबसे ताकतवर देश था यूक्रेन, जिससे रूस चाहता यह था कि यूक्रेन हमेशा उसके साथ बना रहे, जिससे रूस की ताकत पूरी दुनिया में हमेशा कायम रहे। अमेरिका भी यूक्रेन को लुभाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन समझने की बात यह है कि क्यों अमेरिका और रूस दोनों यूक्रेन को अपनी तरफ आकर्षित करने में लगे हुए थे। इसके काफ़ी मुख्य कारण हैं। एक कारण यह भी है कि यूक्रेन का बड़ा एक भाग ब्लैक सी से जुड़ा हुआ है। ब्लैक सी, जिसे काला समुद्र भी कहा जाता है। ब्लैक सी के माध्यम से अनेक देश अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आयात निर्यात करते हैं। इधर अमेरिका ने जब यूक्रेन को प्रभावित करना शुरू किया, उस समय रशिया की सत्ता कमज़ोर हाथों में थी। लेकिन जब रशिया की सत्ता पुतिन के हाथों में पहुंची तो उसने यूक्रेन पर हमला करके उसके क्रीमिया शहर पर
अपना कब्जा कर लिया। यहाँ से इस सारे विवाद की शुरुआत हुई। 2014 में भी इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ। इस पूरे विवाद को निपटाने के लिए 2015 में रशिया और यूक्रेन के बीच में एक समझौता हुआ जिसको मिन्स्क नाम दिया गया। इस समझौते के तहत यूक्रेन के किसी भी क्षेत्र से अगर अलगाववादी आवाज़ उठती है तो यूक्रेन को उस जगह की सत्ता छोड़नी पड़ेगी और उन्हें स्वतंत्र रूप से स्वाधीन कर दिया जाएगा। तब से यूक्रेन नाटो में शामिल होने की बात करने लगा। आपको बता दें, यूक्रेन की एक बड़ी सीमा रशिया के साथ मिलती है। रशिया जो कि पहले सोवियत संघ था, इसके कारण से यूक्रेन की सीमा पर रहने वाले लोगों का झुकाव रशिया की तरफ अधिक है, जिसके चलते यूक्रेन की सीमाओं पर अलगाववादी आवाज़ें उठने लगीं। तब रशिया यूक्रेन को 2015 में हुए मिन्स्क समझौते की याद दिलाता है और उसका पालन करने को कहता है। यूक्रेन को अमेरिका और नाटो में शामिल होने वाले देशों से उम्मीद थी, जिससे सारे विवाद की शुरुआत हुई। रूस ने यूक्रेन की सीमाओं से जुड़ा हुआ हिस्सा डोंबास, जो रूस का समर्थित क्षेत्र है, इसे 2 भागों में स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी, जिसके बाद रूस ने सीमाओं पर अपनी सेना तैनात कर दी। रूस ने सबसे पहले एयर स्ट्राइक कर यूक्रेन के एयरबेस को नेस्त नाबूद कर दिया और फिर चार्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर अपना कब्जा कर लिया, जिससे यूक्रेन में बिजली संकट प्रकट हो सके। इस पूरी घटना को देखते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मास्टर लॉ लागू कर दिया। मास्टर लॉ के तहत आम आदमी अपनी स्वतंत्रता के लिए हथियार उठाने में सक्षम होता है। ये पूरी लड़ाई अभी जारी है, लेकिन किसी एक पक्ष की जीत अभी नहीं कही जा सकती। लेकिन कौन इस पूरी लड़ाई में ताकतवर नज़र आ रहा है, वो सभी के सामने है। रूस के पास जहां 85 लाख सैनिक हैं, तो यूक्रेन के पास 2 लाख सैनिक हैं। रूस के पास 4173 कुल जहाज़ उपस्थित हैं, वहीं यूक्रेन के पास 318 जहाज़ हैं। रूस के पास 772 जंगी जहाज़ हैं, जहां यूक्रेन के पास 73 जहाज़ हैं। जहां रूस के पास 544 लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं, वहीं यूक्रेन के पास 34 हेलीकॉप्टर हैं। रूस के पास 12,000 टैंक और यूक्रेन के पास 2500 टैंक मौजूद हैं। आप इस आंकड़े से खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि इस पूरी लड़ाई में किस देश का पलड़ा अधिक भारी रहेगा। लेकिन आपको बता दूं, यह विश्व युद्ध नहीं है। विश्व युद्ध जब होता है जब किसी युद्ध में 2 या 2 से अधिक देश भाग लेते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।